बच्चों वंदना, आप सबको मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण अंतर। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अंतर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे आप उत्पादक और अपघटन में अंतर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और नेक्स्ट है आपका लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो ये दोनों अंतर हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके बाद परजीविता और सहभोजिता। ठीक, सहभोजिता दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर आपको एग्जाम के पहले देखकर जाना है। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्पादक और अपघटक में क्या अंतर होता है। उत्पादक किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट में आपको लिख देना है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसमें आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका ये लिख देना है। अब घटक में आपको बताना है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपको उत्पादक में बताना है, ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बाद अब घटक में आपको बता देना है, ये विषमपोषी होते हैं। ठीक, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। इस तरीके से इसका सेकंड पॉइंट आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसमें खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ठीक, तो उत्पादक से खाद्य श्रृंखला क्या होती है, प्रारंभ होती है। और अपघटक में क्या होता है बच्चों, ये प्रायः खाद्य श्रृंखला का समापन करते हैं। ठीक, इस तरीके से ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आपके ये एक नंबर में पूछा जाए तो आपको एक डिफरेंस बता देना है, एक एक परिभाषा जैसे पूछी जाती है। अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको कम से कम 3 से 4 अंतर जरूर बताने हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये खाद्य श्रृंखला में खनिज लवणों का प्रवाह शुरू करते हैं। ठीक, और आपके जो अपघटक होते हैं ये क्या करते हैं, ये खनिज लवणों का वाष्पीकरण कर इन्हें मुक्त करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक, इसके बाद इसमें एग्जाम्पल जरूर आपको लिख देने हैं। तो इसमें आपका उत्पादक में आ जाएगा पादप प्लवक और शैवाल। ठीक, इस तरीके से आपको इसमें उदाहरण लिख देने हैं। इसमें आ जाएंगे आपके सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक। इस तरीके से इसमें अंतर आपको बताना है, उदाहरण लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परजीविता एवं सहभोजिता में अंतर। ठीक बच्चों, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस परजीविता एवं सहभोजिता। ठीक, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परजीविता की परिभाषा भी पूछी जाती है, परजीविता किसे कहते हैं, सहभोजिता किसे कहते हैं। ठीक, तो ये आपके परिभाषा में भी आ सकता है, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और दोनों में अंतर आ गया तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार करके जाना है। परिजीवता क्या होता है, सहभोजिता क्या होता है। ठीक, तो परिजीवता होता है बच्चों, जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इस संबंध को परिजीवता कहते हैं। ठीक, जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है इस संबंध को क्या कहा जाता है, परिजीवता कहा जाता है। और इसमें आपको सहभोजिता में बताना है, सहभोजिता वह संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा नहीं। ठीक, इस तरीके से दोनों की परिभाषाएं ये आपको याद करना है। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, परिजीवता में आपको बताना है, इसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है। ठीक, परिजीवता में एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। सहभोजिता में दोनों जीवों के बीच क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। इस तरीके से अंतर बता देना है। इसके बाद परिजीवता में होता है, इस संबंध से समानता पोषक में कोई रोग पैदा होता है। ठीक, तो इसमें कोई रोग पैदा हो सकता है, इसमें कोई रोग पैदा नहीं होता क्योंकि इसमें क्रियात्मक संबंध नहीं होते। ठीक, इस तरह से इसके एग्जाम्पल भी आपको देख लेना है, याद रखना है। जैसे फीता कृमि और मनुष्य का संबंध। ठीक, तो इससे फीता कृमि हो जाने से क्या होता है, मनुष्य के शरीर में हानि होती है, यानी कि मनुष्य को इससे हानि होती है और फीता कृमि को लाभ होता है। ठीक, तो एक को लाभ एक को हानि होती है। इसी तरीके से जुएं और मनुष्य का संबंध, तो इसमें जुएं को फायदा होती है और मनुष्य को हानि होती है। ठीक, तो इस तरीके से जुएं और मनुष्य का संबंध, फीता कृमि और मनुष्य का संबंध परिजीवता है। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम्पल याद रखना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है सहभोजिता का एग्जाम्पल। ठीक, तो सहभोजिता क्या होता है बच्चों, आर्किड तथा वृक्षों का संबंध। ठीक, तो आर्किड का पौधा और वृक्षों का संबंध, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं होता। जैसे बंजर एवं चरती भूमि में गाय की पीठ पर बैठा पक्षी। ठीक, तो इस तरीके से सहभोजिता और परोपकारिता परजीवता
इस तरह से बच्चों आपको परजीविता और सहभोजिता में दोनों अंतर तैयार कर लेना है। डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है और आपसे अंतर भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। जो अब देखेंगे हम नेक्स्ट है आपका लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ठीक, तो लघु बीजाणुधानी कैसे कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी क्या कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो फर्स्ट नंबर में आपको दोनों की परिभाषा लिख देना है। ठीक, तो लघु बीजाणुधानी क्या होता है, फर्स्ट नंबर में आपको परिभाषा डाल देनी है, और गुरु बीजाणुधानी क्या होती है, इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको बता देना है। ठीक, क्योंकि बच्चों ये आपके से 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और परिभाषा आपसे पूछ दी जाती है कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं या गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, या आप घटक किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, परजीविता किसे कहते हैं, सहभोजिता किसे कहते हैं। इस तरीके से आपसे परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं 1-1 नंबर की, और दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। ठीक, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं लघु बीजाणुधानी में और गुरु बीजाणुधानी में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना है, एक पराग कोश की दोनों पालियों में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जिसमें लघु बीजाणुओं या पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर पराग कोश की दोनों पालियों में कुल 4 बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जिसमें लघु बीजाणुओं या पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, तो इससे समझ में आता है कि नर भाग में पाया जाता है, इससे आपको समझ में आएगा यह एक अंडाशय में। ठीक, तो ये आपका मादा भाग में पाया जाता है। यह एक अंडाशय में 2, 3 या अनेक बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जिसमें गुरु बीजाणुओं या भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, इस तरीके से आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। ठीक, तो लघु बीजाणुधानी में क्या होता है बच्चों, लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, और गुरु बीजाणुधानी में आपका गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, लघु बीजाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक, और इसमें आपको बताना है गुरु बीजाणुधानी में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, इस तरीके से इसका अंतर आपको तैयार कर लेना है। यह आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो 3 अंतर आपको लिख देना है। इस तरीके से ये अंतर और परिभाषा आपको याद कर लेना है। ठीक, तो ये थे बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको पढ़कर आपको जरूर जानना है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। बच्चों इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आप सर्च करेंगे गूगल पर, वहाँ पर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हमने पूरा बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।